हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक डेलीगेशन गया था, उससे पहले भी हम उसके ऊपर शो कर चुके हैं। स्मृति ईरानी साहिबा उसको लीड कर रही थी, सऊदी अरेबिया। अ, डेलीगेशन गया सो गया, मुलाकातें हुई, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातें करते लगे कि क्यों गए, इनको इजाज़त क्यों मिली, सऊदी अरेबिया किसी के बाप का नहीं। और इसमें इन बातों में बात करने वाले को एक साहब को हम नहीं भूल सकते, ज़ीद हामिद साहब। बड़े फ़ेमस है इस हवाले से। मुझे नहीं पता, खुद भी सऊदी अरेबिया एक दफ़ा गए थे और वहाँ पे अरेस्ट भी हुए थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भई ये क्यों जाने दिया गया? तो आज हम पता करेंगे कि वाक़ई ज़ैद हामिद साहब की सऊदी अरेबियन या एमबीएस या बाकी लोग सुनेंगे कि ये क्यों जाने दिया किसी को और क्यों नहीं जाने देना किसी को। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ मिडल ईस्ट की सिचुएशन है। डॉक्टर जयशंकर साहब 15 को ईरान का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे क्योंकि यूके और अमेरिका ने हमले भी शुरू किए हैं, तो मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या हो सकती है? इन दोनों इश्यू के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। जी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। स्टार्ट करूँगा सर। सिमरती ईरानी साहिबा, हमने उस पे शो भी किया, बहुत सारे शोज़ हमें देखने को मिले, सोशल मीडिया पे बड़ा एक बात हुई और बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया सऊदी अरेबिया को, बल्कि आपने खुद मोहम्मद बिन सलमान साहब की बड़ी तारीफ़ की कि बड़ा उन्होंने अच्छा किया कि वो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, ज़हन खोल रहे हैं, अपनी सोसाइटी को ओपन कर रहे हैं। लेकिन ज़ैद हामिद साहब कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को जाने की इजाज़त क्यों दी गई है? सऊदी अरेबिया के किसी के बाप का नहीं है। तो सर ये क्या चक्कर है कि ज़ैद हामिद साहब को लोग सुनेंगे, एमबीएस साहब उनसे पूछ के किसी को आने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? ज़ैद हामिद साहब वही हैं ना जो ग़ज़वा हिंद लाटोपी के वाले। बहुत हाँ, ग़ज़वा हिंद के बहुत जी, बड़े जी, वो हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली वही हाँ, है। तो ठीक है, मेरा मतलब है एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, हमें हर का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। तो जी, वो एक लॉबी को तो रिप्रेज़ेंट करते हैं ना। जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है, अपना ना कुरान शरीफ में, ना महल हदीस में जी। कि कोई गैर मुस्लिम यहाँ नहीं आ सकता। ये एक हिस्टोरिकल दौर के अंदर ये रूल बना था राइट, और ये रूल कई दफ़ा टूटता रहा है। अभी जब 1979 में ये जो थे अपना अ, एक ग्रुप जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया था खाना काबा बिल्कुल। पे, जी, जी, तो एवरीबॉडी नोज़ के फ्रेंच जो हैं वो अ, ये ट्रूप्स जो हैं, स्पेशल ट्रूप्स, जी, उन्होंने जाके उनको फ्लश आउट किया है। तो फॉरेनर्स जब ज़रूरत पड़ती है आते-जाते रहे हैं। ये सब एक एक इस किस्म का रूल है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। यानी अब आप देखें वेटिकन जो है जहाँ पे पोप तो वहाँ पे लोग वेटिकन सिटी में जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये इस किस्म का कोई रूल नहीं था और सऊदी अरेबिया दुनिया का हिस्सा बनना चाह रहा है और वो जो ऊँट पे बैठ के एक ज़हन था उसको ख़त्म करके वो 21वीं सदी का हिस्सा बनना चाहता है और अपने लोगों को उसमें लाना चाहता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो ज़ैद हामिद साहब की पोजीशन भी यानी कि ये उनकी पोजीशन है। वी नीड नॉट स्पेंड टाइम कंसिडरिंग कि किसी एक बंदे की ये क्या ओपिनियन है। कई लोगों की ऐसी ओपिनियन हो सकती है और इनको तो शायद सऊदी अरेबिया में जब गए थे तो अरेस्ट भी हुए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल, उन्होंने इन्हें टिकाई भी होगी, वो तो ऐसे ही करते हैं बिल्कुल ना। हुई थी। हाँ, हाँ। तो एग्ज़ैक्टली। उनका उनका कोई पर्सनल भी हो सकता है इस मामले में, समझ गए आप? जी, तो बट लेट्स उन पे टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ग़ज़वा हिंद करवाते रहते हैं और पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं है। तो ये तो उनकी लेवल है सोच की। तो बट लाइक एनी अदर पब्लिक फिगर ही हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज़ व्यूज़ एंड वी शुड ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा सर, बिल्कुल जी। सही है, आपकी बात दुरुस्त है, आपसे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इंडिया एक कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है, दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं।
मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है या बाकी दुनिया के ताल्लुकात उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरेस्ट में चीज़ों को देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी, पहले अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसी किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अब चीन के साथ, रशिया के साथ और हिंदुस्तान के साथ, इन 3 लोगों के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशंस उन्होंने बनाए हैं। वो श जो आप कह रहे हैं कि वो 21st सेंचुरी के साथ चलना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को बेशक। ओपन करना चाहते हैं, तो लोग फिर मतलब इस तरह की रिलिजन को घसीट के क्यों लेके आ रहे हैं कि वो मुझे ये क्योंकि मेरा हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बुनियादी तौर पे सिवाय एक मज़हबी वो टू नेशन थ्योरी। ओके। सऊदी अरेबिया तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे तो नहीं ना बना। जी, बिल्कुल। और इनसे पूछो कि चीन के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता बनता है पाकिस्तान का? उनकी तो ऑफ़िशियल आइडियोलॉजी एथिस्ट है। हाँ जी, वो तो जी, खुदा को मानते ही नहीं है ना, चीनी जो हैं, जी, बिल्कुल। उनकी तो ये आइडियोलॉजी है। तो उनके साथ अपना ज़ैद हामिद और ये बाकी जो हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं है। एक ज़माने में सऊदी अरेबिया सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज़ नहीं था करता, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, वो सारा ख़त्म हो गया है। जी, दुनिया इन आइडियोलॉजिकल फिक्सेशंस की बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट के एतबार से रिश्ते बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी सोच जो है वो दकियानूसी है, वो 21वीं सदी की सोच नहीं है। वो आइडियोलॉजी ड्रिवन सोच है और वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू ओरिएंटेशन की बुनियाद पे वो दुनिया को देखते हैं। मगर बाकी दुनिया शायद शायद नहीं, बल्कि यकीनन इस तरीके से नहीं देखती। समझ गए आप? तो जी, ये पाकिस्तान का अलमी है कि हमारे यहाँ तैयारी नहीं है कि आज के दौर के जो तकाज़े हैं, उसके मुताबिक हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ। पॉलिसीज़ हम फिर ऐसी बनाते हैं जो हमारी पूरी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी होती हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है, और जी, ठीक है, बिल्कुल। स्टेट टू स्टेट रिश्ता है, पाकिस्तान को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलता होगा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मानता हूँ। लेकिन वो तो एथिस्ट आइडियोलॉजी है। और ज़ैद अहमद को पूछो, कोई खुदा का खौफ करो, हिंदुस्तान के अंदर 230 मिलियन मुसलमानों के लिए तुम्हारे ये जो इस किस्म के एंटी इंडिया, ग़ज़वा हिंद किस्म के बयान हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। वहाँ के मुसलमानों को वो एक फ़िफ्थ कॉलम की शक्ल में ले आते हैं। या तो दरवाज़े खोलो ना और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आने दो, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए था। वो भी इन्होंने नहीं करना। तो इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है जो कि एक क्या कहते हैं, सस्टेन्ड रीज़निंग की बुनियाद पे हो। ये बस जोश में आया तो ये कह दिया, दैट्स ऑल। वन बिल्कुल। शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज़ पीपल, मैं समझता हूँ। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। जी, और ऐसा लगता है कि ये लोग उन चीज़ों से ख़ाइफ़ हैं और जो क्योंकि ये इनका जो दुकान इनकी जिन जिन चीज़ों से चलती है, उसमें बहुत बड़ी चेंज आ रही है। और अगर सऊदी अरेबिया जिस तरीके से ग्रेजुअली उन्होंने चीज़ों में चेंजेज़ लाना शुरू किए और वो करते हैं नेक्स्ट 2-3 इयर्स या 5 इयर्स तक, तो शायद हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी सऊदी अरेबिया के हवाले से हम सोच नहीं सकते थे, वो हमें देखने को मिलेंगी। जिस तरह बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में यूएई में है, कतर में है, सब कुवैत में है। तब्दीली आ रही है, जी, तब्दीली बिल्कुल, आ एक रही है। बहुत बड़ा जी, जी। हुँ। चेंज है और मेरे ख़्याल में इसको वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मोहम्मद बिन यही सलमान। समझता हूँ। मैं भी यही समझता हूँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, इससे जुड़ी हुई चीज़ है मिडल ईस्ट की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो एक तो ईरान का दौरा करने वाले हैं 15 को डॉक्टर जयशंकर साहब, उनके ईरान के साथ भी बड़े क्लोज़ टाइज़ हैं। लेकिन इस वक़्त ईरान की जो पोज़ीशन है, इज़राइल-हमास की जो जंग चल रही है या फिर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन सॉरी। है, उसके अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई बाकी कंट्रीज़ बहुत एक अहमियत रखते हैं। इस वक़्त एक जंग का आगाज़ हो चुका है, सॉरी। जैसे हम ये कह जी। सकते हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब का जाना, अ, एक तो उनके अपने ताल्लुकात हैं, वो तेल और इस तरह की चीज़ें भी लेते रहे। लेकिन इस वक़्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन के दौरान उनके दौरे की जो इम्पोर्टेंस है, वो आप क्या देखते हैं सर? देखें, ये जो हूथी हैं, इन्होंने जो हमले किए हैं, उनमें 2 इंडियन शिप्स पे भी हुए हैं। जी, समझ बिल्कुल। गए आप? जी, सर। तो शायद वो जाके ये कहना चाहते हों कि भई देखो, जो ये अलायंस बन रहा था, आपको पता है एक अलायंस बना है हूथीज़ के खिलाफ, और इंडिया जी, ने कहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे।
बिल्कुल सही। ठीक है? तो जी, अब वो ईरान से यही आर्ग्यू महल शायद करेंगे कि यार देखो, हम तो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी शिप्स पे ये अटैक होगा तो व्हाट चॉइस डू वी हैव? तो कुछ अकल करो। मुझे नहीं समझ आती ये हूथियों को क्या हो गया और ये किस बुनियाद पे ये टक्कर ले रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल। उनको तो मौका चाहिए मुसलमानों को हमला करने में। जी, तो ये वो जो जब चाहेंगे ये अमेरिकन्स और जो यूके की ये दोनों हुकूमतें ख़ास तौर पे बहुत इस वक़्त वो उनका जो है वो एंटी मुस्लिम ओरिएंटेशन है, सब जी, ज़ाहिर है। हाँ जी। वो दूसरी बात है, मुझे दोस्तों ने कहा है कि यार ये भी आप याद रखें कि ये हमास वाले वो ही हैं, जिन्होंने पीएलओ के लोगों को पकड़-पकड़ के हाँ, ऊपर से नीचे फेंका है। बिल्कुल। तो ये खुद बड़े ज़ालिम हैं और ये बात सही है। जी, मैंने ये कहा है कि मैं हमास का दूर से भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि हमास को कायम रखने में नेतन्याहू की अपनी फंडिंग और पॉलिसी रही है। हुँ, हम उसको ख़त्म करके फ़लस्तीनी लीडरशिप जो है, जो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करना चाहती है, हम उसके हक़ में हैं, ताकि ये हमास और ये सारी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो हैं, वो अपने आप ही उनका जो वजूद है, वो बेमायनी हो जाए। हुँ, तो ये समझने वाली बात है, लोग एक बात को पकड़ के तो आप पे अटैक कर देते हैं। मैंने कहा यार पूरी टोटैलिटी में देखा करें। आई एम एग्ज़ैक्टली। नॉट अ सपोर्टर ऑफ हमास, बट आई से दैट यू हैव टू गिव द पैलेस्टीनियंस देयर हुँ, ओन स्टेट और सारी दुनिया की ये एक ही राय है। कौन है जो इससे एग्री नहीं करता सिवाय नेतन्याहू के? हुँ, हाँ जी। सो जयशंकर जी का जो ये है विज़िट, वो शायद यही होगा ईरान को भई व्हाई ड्रैग अस इंटो दिस? हुँ, तो ये हूथियों को पता नहीं क्या हुआ है, किस बुनियाद पे ये कर रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं अमेरिका के साथ और बर्तानिया के साथ, जिनका जब उनको उनके इंटरेस्ट वो आ जाएँ उसके अंदर तो वो फिर वो बिल्कुल वहशाना तरीके से बदला लेते हैं। हुँ, तो एग्ज़ैक्टली। सो ये सोचने की बात है। अच्छा सर, इससे पहले जिस वक़्त 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और एक जंग छिड़ गई, मैं ये जी, कहूँगा। उस वक़्त भी कहा गया कि ये जो जंग के शोले हैं, मिडल ईस्ट को अपने लपेट में ले सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका और यूके ने एक स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक वो कर रहे हैं और मोर देन 73 जो स्ट्राइक्स हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं अभी तक। जी। सर, क्या मतलब बजाय इसके कि इस चीज़ को कम किया जाए, इसको बढ़ाया क्यों जा रहा है? उन्होंने लेबनान में भी स्ट्राइक की, सीरिया में भी की, इराक में भी की, ईरान मैं तो ख़ैर नहीं कहूँगा, लेकिन वो सारी एक सिचुएशन, क्या ये जानबूझकर इसको ख़राब कर रहे हैं या वाक़ई ऐसी सिचुएशन है? अब ये हमें नहीं ना सारे वी डोंट हैव ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल कि राइट। ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा जी, है? जी। हूथी अगर कर रहे हैं तो वो कौन उनसे करवा रहा है यार? ये बात तो हम ओके, पूछ सकते हैं ना। एब्सोल्यूटली राइट। तो कौन उनको मौका दे रहा है कि वो ये सारा कुछ 73 स्ट्राइक्स करें? ये मुझे आप बताएँ। जी। तो समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर व्हिच हैज़ टू बी टेकन इंटू अकाउंट। शॉर्ट ऑफ के ईरान के साथ जंग ओपन हो जाए, अगर ये हरकतें होती रहेंगी तो ये बहुत देर तक चल सकती हैं। किसी ना किसी को तो बैक आउट करना पड़ेगा। मैं हुँ। ये कहने को तैयार हूँ। कौन करता है अब वी डोंट नो। राइट। अच्छा, सर एक चीज़, इससे पहले अफ़गानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका आया 2001 में और 2021 में निकल गया वहाँ से। अब यहाँ पे ठीक है, उस तरह की जंग तो नहीं है, ठीक है, टीटीपी का एक इश्यू है पाकिस्तान के साथ जो बड़ा क्रिटिकल है। लेकिन मिडल ईस्ट में बहरहाल एक हालात नॉर्मलसी की तरफ गए थे काफ़ी हद तक। जी, अब दोबारा से ऐसा तो नहीं है जिस तरह हमने 1992 की गल्फ वॉर को हम सुनते हैं, उसके बाद मास ऑफ जिसे कहते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सुनते हैं इराक के हवाले से। कहीं उस तरह की कहानी तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया और यूएई अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस जो हम अभी स्मृति ईरानी साहिबा का विजिट और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अभी अगले महीने नरेंद्र मोदी साहब मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं ओमान और अबू धाबी में। तो ये तो नहीं है कि कहीं वो ये कहें कि भई इस चीज़ों को थोड़ा-सा रोको, क्योंकि वो पावर जो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, ऐसा चक्कर तो नहीं है? हो सकता है। अब इसको
हमेशा कैलकुलेशन के अंदर रखना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पास सॉलिड प्रूफ ना हो, ये एक अ, हमारी वो क्या कहते हैं, अ, इसे कहते हैं कंजेक्चर हो सकता है ये, एक हाइपोथेसिस है, ओके, बट वी डोंट हैव द एविडेंस येट। लेकिन ये हाइपोथेसिस अपनी जगह बिल्कुल एक वो रखता है कि कोई ना कोई इन तब्दीलियों से डिस्टर्ब्ड है। डेफिनेटली ईरान डिस्टर्ब्ड है, वी नो दैट। हुँ, लेकिन इस सारे इलाके में तरक्की हो, ये हो, क्या वेस्टर्न पावर्स ये चाहती हैं? इस पे भी एक सवाल हो सकता है कि यस, कौन ये इसको डिस्टर्ब करना चाहता है? समझ गए आप? So many factors have to be taken into account और जो वेस्टर्न पावर्स ने गल्फ वॉर के बाद जो हमले करके इतनी अरब सोसाइटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, हाँ जी, जी, तो मैं नहीं चाहता ये दोबारा इनको मौका मिले। ये बहुत ज़ालिम लोग हैं, जब ये अपनी वो आते हैं ना इस, तो वो ढूँढ भी लेते हैं, यानी मैस ऑफ वेपन्स ऑफ हाँ, मास डिस्ट्रक्शन, ये वो सब बकवास थी। सारी दुनिया ने शोर मचाया। -17 में यहाँ पे 50,000 लोग स्टॉकहोम में, इंक्लूडिंग मी, मेरे स्टूडेंट भी, हमने प्रोटेस्ट किया था कि मत करो। लेकिन वो बुश जूनियर ने किसी की नहीं सुनी। हुँ, हालाँकि उनके वालिद ने भी कहा था कि भई डोंट डू इट, लेकिन वो इतना वो खर दिमाग था वो, बिल्कुल, कि उसने सही वो कहा। जंग की। और जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, कोफी अन्नान, उन्होंने उसको ओह! अनलॉफुल करार दिया था। एक और बात जो आजकल चल रही है, वो इज़राइल के जेनोसाइड के ऊपर केस हो रहा है। साउथ अ, अफ्रीका ने जो किया। जी है, और मैं जी, समझता हूँ ये बड़ी एक हिम्मत की बात है, क्योंकि पीएलओ ने हमेशा साउथ अफ्रीका के जो लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, अब वो कर रहे हैं। हुँ, तो इसको मैं समझता हूँ हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि नेतन्याहू का जो ये है ना ज़ालमाना अटैक अब लोगों के ऊपर, वो किसी तरीके से रोका जाए। इस पे हम हुँ, बात नहीं करते, हमको करनी चाहिए। बिल्कुल बल्कि ठीक। आप ज़ैद अहमद को कहें कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत ने तो सपोर्ट किया है, जी, पाकिस्तान ने जी। किया है। तो बिल्कुल, हाँ, जी, जी, मुझे लेकिन याद आ गया। लेकिन लेकिन सर एक एक चीज़ और है कि 58 मुस्लिम कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका ने बड़ी इतनी हिम्मत की कि उन्होंने एक किस्म का अमेरिका से टक्कर लिया, हम ये कहेंगे। जी, जी, इज़राइल मतलब इज़राइल और अमेरिका तकरीबन सेम चीज़ें हैं। ये सेम अ चीज़ है, हाँ। कोई वो नहीं है कि इज़राइल की जो पॉलिसी होती है, अमेरिका हर तरह की पॉलिसी को सपोर्ट करता है। तो सर ये वाली चीज़ तो चले ठीक है, हमने उसको कह दिया वाह-वाह हमने उसकी कर दी। लेकिन हमारे अंदर ये वाली हिम्मत तो नहीं है कि हम कहें कि कम से कम वो कोई जाके साउथ अफ्रीका उनसे लड़ने तो नहीं चला गया था, ना इज़राइल से ना अमेरिका से। लेकिन जी, उन्होंने कम से कम एक एप्लीकेशन लेके वो कहीं पे तो चले गए ना, एक उसकी दरवाज़ा तो वजह खटखटाया उन्होंने। उसकी वजह कि कोई अरब मुल्क ये कर नहीं सकता इस किस्म का केस, ओके, क्योंकि फिर इज़राइल उनके पे केस कर देगा कि इन्होंने ये किया, जेनोसाइड अपने लोगों का किया, ये किया। तो ओके, ये तो इनकी, अरब मुल्कों ने कभी अपनी लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो ये ऐसा केस लेके नहीं वहाँ जा सकते। ओके, साउथ अफ्रीका ला सकता है, क्योंकि उसके साथ ज़ुल्म हुआ है। ओके, अरब राइट, स्टेट्स राइट। ने तो अपने लोगों के साथ बहुत-बहुत ज़ुल्म किया है ना। ओके, राइट, राइट, तो राइट, राइट। वो जो होता है, जो काना होता है हुँ। इसके अंदर उसमें हिम्मत नहीं होती बात करने की। बिल्कुल, समझ गए आप? ये हाँ, सही बिल्कुल सही अब है। अच्छा पाकिस्तान कैसे जेनोसाइड का केस लेके जाएगा, जब वो बांग्लादेश का केस लोग ले आएँगे कि यार तुम कौन हो जो बात करते हो? तो पाकिस्तान हुँ, कैसे ये केस लेके जाए? हाँ, सपोर्ट कर सकता है। हमने क्या नहीं ऑलराइट। किया? ईरान ने और इराक ने जो जंग लड़ी, 1.5 मिलियन लोग उसमें मारे गए। हुँ, हुँ, तो ये क्या जेनोसाइड की जंग ही थी ना? बिल्कुल सही, अपने बिल्कुल सही। दोनों तरफ इन्होंने मारे हैं। और एग्ज़ैक्टली। फिर सीरिया में हाफ़िज़ असद ने, ये बशरुल असद ने बशर अल असद, अपने लोगों पे कितना कत्लेआम किया है। हाँ जी। बिल्कुल। और फिर इराक में उसके बाद जो ये आईएसआई आई, ये अरब कैसे लेके जाएँ एक जेनोसाइड का हुँ, केस? क्योंकि ये सब, इन सब पे इल्ज़ाम इज़राइल काउंटर कर सकता है, एंड राइटली सो, हुँ, ठीक है एग्ज़ैक्टली, ना? लेकिन एग्ज़ैक्टली। साउथ अफ्रीका का क्लीन है, वो बेचारे तो अभी आज़ाद हुए हैं इस हाँ, हाँ, अ, बिल्कुल। कई स कई स अपना बहुत देर की अपार्थाइड रिजीम के बाद, ये वजह है।
ओके, ओके। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, वो इसी मिडल ईस्ट के हवाले से, इस वक़्त सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, रशिया और इंडिया, ये एक समझ लें कि मैं ये नहीं कहता कि एक अलग से ब्लॉक बनाया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से बड़े स्ट्रेंथन है, और जिस तरह की अभी हमें रिपोर्ट मिल रही है कि इंडिया मतलब अ, 4th पे है, 3rd पे बहुत जल्द लार्जेस्ट इकोनॉमी जा सकता है। इसी तरीके से ग्लोबल पावर के तौर पे उनको देखा जा रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है यूएस के लिए कि मिडल ईस्ट में अब उनकी उस तरह की बात नहीं सुनी जाती। व्लादिमीर पुतिन ने अभी विजिट किया, इससे पहले शी जिनपिंग साहब वहाँ थे। ईरान और सऊदी अरेबिया का मसला उन्होंने सॉर्ट आउट किया है। एमबीएस के ताल्लुकात नरेंद्र मोदी साहब के साथ, नरेंद्र मोदी साहब के ताल्लुकात यूएई के ज़ैद हामिद साहब, उसके शेख ज़ैद अल नहयान के साथ। तो ये चीज़ें कोई मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है वॉशिंगटन में। बिल्कुल कर रही हैं, ये तो मैं मानता हूँ। और वो कौन से स्ट्रिंग्स पुल करेंगे, क्या वो करेंगे, ये तो बदमाश हैं। इनका हमेशा होता है जहाँ इनकी अपनी इन्फ्लुएंस कम होता है, वो हुकूमतें भी जो होती हैं उनको ये यानी उनका पलटा करवा देते हैं। मुसद्दक इज़ द क्लासिक एग्ज़ाम्पल। ईरान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो नेशनलाइज़ कर रही है। इन्होंने हुँ, ब्रिटिश MI6 ने और सीआईए ने मिलके वो हुकूमत गिरा दी यार। चिली के हुँ, अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी एलांदे की, उसको इन्होंने सीआईए ने उसका पलटा कर दिया। तो ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स तब तक की बात होती है जब तक इनके नेशनल इंटरेस्ट को आप इफ़ेक्ट ना करें, वरना ये सारी चीज़ें फिर वो ले आते हैं। हुँ। तो बिल्कुल सही। अमेरिका की पॉलिसी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी है इसको विदाउट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज़ नॉट देयर, लेकिन मिलिट्री पावर इतनी है कि वो हर किस्म की हरकत करके तो एक इलाके को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से 2001 में, 2 में, 2008 में न्यूक्लियर जंग ना हो, इसमें अमेरिका का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है कि दोनों ओके, तरफ उन्होंने कहा है। तो अमेरिकन पॉलिसी को भी मल्टी फैसेटेड देखना चाहिए। ओके, वो एक चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि ये हमेशा यही करते हैं। ओके, राइट। हाँ, उनका एक एक वो फैक्टर भी है ना कि जंग बिल्कुल होते-होते सही। उन्होंने रुकवाई है। और आपको पता है कि ये अ, यूगोस्लाविया में और ये इधर जब बहुत मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा था, तो ये बिल क्लिंटन की हुकूमत ने उसमें इंटरवीन किया और ये हुँ, यूरोपियंस तो करने को तैयार ही नहीं थे। तो बिल्कुल। अमेरिका का वो रोल भी मुझे याद रखना चाहिए। डिपेंड करते हैं उनकी ओके। सोच के ऊपर। हाँ, सोच। बिल्कुल सही है, और ख़ैर देखना पड़ेगा कि इस वक़्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या रुख़ इख्तियार करती है, जी, और क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया को काफ़ी नुकसान हुआ, कोविड की वजह से हुआ, फिर जी, यूक्रेन बिल्कुल, वॉर की बिल्कुल। वजह से, और अभी अगर मिडल ईस्ट में ऐसी कोई सिचुएशन ये एक्सपेंड होती है, तो मेरे ख़्याल में इसकी जो हीट है वो हर जगह फ़ील की जाएगी, और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर होगा। लेकिन एक चीज़ जो डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री कर रहे थे कि ये ज़रूर है कि ये ग्लोबल सुपर पावर की जो दौड़ है, इसके साथ-साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो शिफ्ट हो रही है इस तरफ, तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि वो कहें कि अगर यहाँ पे हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो जी, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी होगा, चीन के ऊपर भी होगा, पाकिस्तान, रशिया और मिडल ईस्ट के ऊपर तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरा ख़्याल इनके लीडर्स मौजूद हैं, सबके बड़े लीडर्स मौजूद हैं इन रीजन्स में, उनको अपना रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रोल प्ले करें और इस चीज़ को कूल डाउन करें। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।